नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई एजुकेटर विद संदीप चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आपकी बीपीएससी ट्री परीक्षा 3.0 की जो डेट है, एग्ज़ाम डेट है, वो 7 से 15 जून संभावित जो है ये सुनने में आ रही है। तो आप लोग जो है अपनी परीक्षा की तैयारी को तेज़ कर दीजिए और आपके साथ आपका चैनल पूरी तरीके से जी जान से लगा हुआ है। और साथियों, हम लोग भूगोल की कक्षा आरंभ कर दिए हैं और जिसमें आपको पहली कक्षा में जो आधारभूत चीज़ें थी वो बताई गई हैं और उसी क्रम में मैं पहली कक्षा का थोड़ा सा रिवीजन भी यहाँ पे करवा दूँगा। तो साथियों, यहाँ पे हम लोगों ने जो है पहली चीज़ तो हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में जो है पहली अक्षांश रेखा हमने पढ़ी थी विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो 0 डिग्री अक्षांश होता है ये। और 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा यह क्या करता है, तो यह पूरे पृथ्वी को 2 भाग में विभाजित करता है। एक भाग ये हो गया आपका साथियों और दूसरा भाग ये हो गया, और इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले पार्ट को, जो कि दक्षिण के आपका विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है, उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और जो आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, और इसमें इसके अलावा हमने जो है कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था। पहला तो आपका विषुवत रेखा हो गया, दूसरा आपका 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा जिसको बोलते हैं। तो साथियों ये आपका हो गया कर्क रेखा। इसके अलावा 66.5 डिग्री उत्तर में हमने देखा था आर्कटिक वृत्त। इसके अलावा साथियों 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे हमने देखा था मकर रेखा को, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में हमने देखा था अंटार्कटिक वृत्त को। तो साथियों आपको ये जो नाम है आपको ध्यान रखने हैं, मैं फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। 0 डिग्री आपका भूमध्य रेखा हो गया, इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। विषुवत रेखा भी आपका हो गया, और इसके अलावा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, तो ये आपका कर्क रेखा है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, तो ये आर्कटिक वृत्त है। उसी प्रकार आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, तो मकर रेखा। और 66.5 डिग्री जो आपका दक्षिणी अक्षांश है उसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। साथियों आगे बढ़ते हैं। आपका बीपीएससी पीआरटी की परीक्षा में सवाल पूछा गया था, ट्री 1 में सवाल पूछा गया था। और सर जो आपका सवाल था वो पूछा था कि शीत कटिबंध के बारे में आपका सवाल पूछा था। तो इसलिए मैंने इस जो आपका टॉपिक है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप शुरू करने से पहले यहाँ पे आपको कटिबंध के बारे में भी लगे हाथ बता दे रहा हूँ। तो साथियों यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि आपका 0 डिग्री हो गया आपका भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो साथियों जो 0 से 10 डिग्री नॉर्थ है, 0 से 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ, तो 0 से 10 नॉर्थ या 0 से 10 साउथ, यह आपका होता है विषुवत कटिबंध होता है। आपका विषुवत कटिबंध होता है 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ, आपका विषुवत कटिबंध होता है। और इसके अलावा साथियों 10 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, या 10 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, यह आपका क्या होता है, उष्ण कटिबंध। तो आपको ध्यान रखना है उष्ण कटिबंध के बारे में। तो ये 10 डिग्री से जो है 23.5 डिग्री। ठीक है साथियों, और इसके अलावा आपको समशीतोष्ण कटिबंध, जिसको शीतोष्ण कटिबंध के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको हम समशीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। और इसको अगर बोला जाएगा तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का ये हिस्सा होगा। इसके अलावा साथियों आपका जो शीत कटिबंध जो परीक्षा में आपसे पूछा गया था, तो यह आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 90 डिग्री यानी कि उत्तरी ध्रुव के बीच का जो क्षेत्र है वह होता है आपका। तो आपका ये शीत कटिबंध हो गया जो आपको परीक्षा में पूछा गया था। और इसके अलावा साथियों जब हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो वहाँ पे भी हम पाएंगे कि जो आपका यह हिस्सा है ये भी जो है शीत कटिबंध का पार्ट है। तो ये भी आपका जो है शीत कटिबंध का पार्ट है। और यहाँ भी जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, वहाँ से लेके जो है दक्षिणी ध्रुव तक का हिस्सा है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो भी चीज़ें हम लोगों ने कुछ पहले की क्लासेस में की थी समझ में आ गया होगा। अब साथियों हम लोग यहाँ पे देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे आपका जो भारत का जो विश्व का मानचित्र वो लिया गया है, और आपको ये पहली लाइन दिख रही है। यहाँ पे आपका ये
जो है विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है 0 डिग्री जिसको बोलते हैं। यह आपका साथियों कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है। और इसके अलावा जो है आप नीचे आएंगे तो ये आपका मकर रेखा है। तो डिटेल में साथियों हम इसके बारे में आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब देर ना करते हुए साथियों हम लोग जो है अपना मानचित्र पे आते हैं। और मानचित्र में साथियों आपको जो है 2 मिनट लगेगा। और यहाँ पे आपको हमने जो अक्षांश के बारे में बता दिया था, अक्षांश के बारे में आपको जानकारी दे दी गई थी। अक्षांशों की कुल संख्या आपको बता दी गई थी कि 179 होते हैं। कैसे कैसे होते हैं वो आपको पिछली वीडियो में बता दिया गया है। तो आपको साथियों ध्यान रखना कि मानचित्रण के लिए जो है भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है। और भौगोलिक स्थिति को बताने के लिए जो है किसी भी स्थान का बताने के लिए अक्षांश और देशांतर का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों देशांतर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो साथियों आपका जो देशांतर होता है, जो पृथ्वी होता है, मैं आपको पीछे फिगर के माध्यम से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो यह रेखा है जो ये सीधी जा रही है, तो ये आपका 0 डिग्री देशांतर है। तो ये आपका 0 डिग्री देशांतर है। उसके अलावा जो आप ये सारी लाइंस जो आपका उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जितनी भी आपको रेखाएं दिख रही हैं, जैसे कि मैं एक बना दे रहा हूँ, एक इधर आपको दिख रही है, एक इधर आपको दिख रही है। तो साथियों ये जो है जो रेखाएं हैं, तो इन रेखाओं को क्या बोलते हैं, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, तो इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। आगे बढ़ते हैं। और देशांतर के बारे में आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सभी स्थानों का जो देशांतर होता है उसको प्रधान यामोत्तर, जिसको प्राइम मेरिडियन इंग्लिश में बोला जाता है या फिर ग्रीनविच रेखा बोला जाता है, उसके सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। यानी किसी भी स्थान का जो देशांतर होगा उसको हम प्राइम मेरिडियन, प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा के हिसाब से उसको डिसाइड करेंगे। और साथियों आपको ध्यान रखना जो देशांतर का मान होता है, जो वैल्यू होती है, वह 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हो सकती है। और इसके अलावा साथियों अगर हम बात की जाए, पिछली बार आपका पीआरटी परीक्षा में पूछा था कि अक्षांश कितने होते हैं 1 डिग्री के अंतराल पे, तो वैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि देशांतर की संख्या ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पे कितने होती है। तो साथियों आपकी कितनी होती है 360। तो आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में जो है मैंने यहाँ पे बता रखा है। आपका जो साथियों 179 जो देशांतर होते हैं आपके, ये पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। इसके अलावा साथियों 179 आपके जो है पूर्वी देशांतर होते हैं। इसके अलावा साथियों जो 0 डिग्री देशांतर होता है जो पृथ्वी के मध्य से गुजरता है, ठीक है साथियों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला देशांतर जो पृथ्वी के मध्य से गुजरता है, तो उसको जो है 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। उसके अलावा जो GMT रेखा होता है, जो ग्रीनविच मीन टाइम रेखा होता है या ग्रीनविच रेखा होता है, तो एक ये हो गया आपका और एक ये हो गया। इसके अलावा 179 ये 179 है। तो टोटल आपका जो कुल देशांतर संख्या है वो 360 हो जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना, परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ते हैं। आपको एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो सभी देशांतर रेखाएं हैं वो बृहद वृत्त, जिसको इंग्लिश में ग्रेट सर्किल्स बोलते हैं, उसका निर्माण करती हैं। जबकि जो विषुवत भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एकमात्र अक्षांश है जो कि बृहद वृत्त या ग्रेट सर्किल है। तो आपको ध्यान रखना कि सारी देशांतर रेखाएं, जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो सारी की सारी क्या है, बृहद वृत्त हैं। ठीक है साथियों। और बृहद वृत्त का मतलब होता है जो पृथ्वी को 2 भाग में विभाजित करे, और ये उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से जोड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध से जोड़ती हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको ध्यान रखना कि अक्षांशों में अगर बात किया जाएगा तो केवल विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश होता है वह ग्रेट सर्किल है, बृहद वृत्त है। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रमुख देशांतर में हम लोग देखते हैं तो आपका यहाँ पहला प्रधान यामोत्तर हो जाएगा, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर को आपको जो है ये प्रधान यामोत्तर बोला जाता है। और इस पे जो 0 डिग्री देशांतर के सभी बिंदुओं का जो देशांतर होता है वो 0 डिग्री माना जाएगा। ठीक है साथियों, यानी जो हमने लाइन खींची थी 0 डिग्री वाली, वो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, वहाँ पे जो भी पॉइंट जो भी स्थान होंगे वहाँ का जो देशांतर होगा वो 0 माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। ग्रीनविच मीन टाइम। तो आपका ग्रीनविच मीन टाइम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसको जो है ग्रीनिच माध्य समय भी बोला जाता है। और इसको जो है इसका जो कैलकुलेशन किया जाता है उसको माना जो गया है वो लंदन के शाही ग्रीनिच वेधशाला के माध्य सौर समय को ग्रीनविच माध्य समय माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लंदन का जो शाही ग्रीनिच वेधशाला है, जो ऑब्जर्वेटरी है, उसका जो माध्य सौर समय है उसी को ग्रीनिच माध्य समय माना गया। तो आपको परीक्षा में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है आगे, तो आपको ध्यान रखना है।
फिर साथियों भारत का मानक समय बहुत महत्वपूर्ण है और आपको जो है इसको इंग्लिश में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर जाने वाली यामोत्तर या देशांतर रेखा को जो समय बताता है उसको जो है भारत का मानक समय माना गया है। ठीक है साथियों, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश जो भारत का मानक समय वो कहाँ से गुजरता है, तो वह मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। और ये भारत का जो मानक समय है इसको अगर देशांतर में व्यक्त किया जाएगा तो 82.5 पूर्व देशांतर बोलेंगे। तो ये 82.5 पूर्व देशांतर या 82.5 पूर्व हो जाएगा। ठीक है साथियों, चाहे ईस्ट लिखें इंग्लिश में या फिर हिंदी में 82.5 पूर्व देशांतर लिखें। और आपको जो है ध्यान रखना कि जो देशांतर होते हैं, आपके जो देशांतर होते हैं वो पश्चिम या पूर्व में व्यक्त किए जाएंगे। बाकी आपका जो अक्षांश होता है उसको किस में व्यक्त किया जाता है, तो वह नॉर्थ या साउथ में व्यक्त किया जाता है। आपका जो अक्षांश होता है उसको नॉर्थ या साउथ में व्यक्त किया जाता है और इसके अलावा जो आपका देशांतर होता है उसको वेस्ट या ईस्ट में व्यक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, और आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, भारत का मानक समय, वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो आपको ध्यान रखना है। और फॉर एग्जांपल अगर जीएमटी में 12 बजे हैं, यानी ग्रीनविच मीन टाइम में 12 बजे हैं, तो भारत का जो IST होगा वो कितना समय शो करेगा, शाम के 5:30 बजे या फिर 17 घंटा 30 घंटा ये शो करेगा। ठीक है साथियों, या फिर जिसको 5:30 घंटे भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों जो 180 डिग्री देशांतर होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। और यह साथियों ध्यान रखना आपको कि यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। तो 180 देशांतर को क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। मैं आपको एक बार फिगर में समझा दे रहा हूँ, वहाँ पे बना हुआ है। और साथियों यहाँ पे जो है आपका जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये 180 डिग्री वाली, ये जो आपको रेखा दिख रही है इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, आइडियल बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। और यह क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है साथियों, तो यह 180 डिग्री होता है। फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। फिर साथियों हम लोग का जो पाठ है वो स्टार्ट होता है। जो पाठ 1 है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और मानचित्र को समझने से पहले अक्षांश और देशांतर का जो भी आपको ज्ञान होना था वो मैंने आपको जो है रिवाइज भी करा दिया है और आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। और साथियों परीक्षा की दृष्टि से हम लोग बहुत जल्द ही जो अपना सिलेबस है बहुत कम समय में जो है सबसे अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को, अपने भाई बहनों को जो कि BPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है इस चैनल से जोड़ें और चैनल को सपोर्ट करें, जिससे चैनल आपके लिए जो है एक बड़े स्तर पे काम कर रहा है और आगे भी काम करने के लिए प्रेरित होता रहेगा। साथियों आगे बढ़ते हैं साथियों, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। तो आपको पहला चीज़ यहाँ पे जो ध्यान रखना है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तो यह ध्यान रखना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देश कौन से हैं। तो आपको जो महत्वपूर्ण देश है वो ध्यान रखने हैं। USA है, कनाडा है, मैक्सिको है, ये आपके प्रमुख देश है। बाकी इसके अलावा छोटे देश भी हैं, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, हांडुरस, निकारागुआ, कोस्टा-रिका, पनामा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि USA, कनाडा और मैक्सिको देश जो है आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में पहले मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का फिगर है। और साथियों यहाँ पे जो है आप जो ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं इसको अलास्का बोलते हैं। और अलास्का जो है ये USA का पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। बाकी आप यहाँ से देखेंगे तो आपका जहाँ पे झीलें दिखाई दे रही हैं तो ये लगभग हिस्सा जो आपका ये कनाडा में है और नीचे का जो हिस्सा है वो USA का है। और USA के नीचे आपका मैक्सिको आता है। वो मैक्सिको जो है आपका फिगर में यहाँ पे आपका, तो आपका जो ये वाला पार्ट है तो नीचे का जो पार्ट है वो मैक्सिको में आता है। ये आपका USA हो गया और ये आपका ऊपर कनाडा हो गया। तो साथियों इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना साथियों कि जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखना कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो आपको ध्यान रखना कि उत्तरी अमेरिका जो है विश्व
का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, तो एशिया महाद्वीप है, दूसरे नंबर पे है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं साथियों, कनाडा जो है, अगर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात की जाए तो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा यहाँ पे देश हो जाएगा। महाद्वीप आप काट लीजिए, गलती हो गई है वहाँ पे। तो जो है कनाडा जो है कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। आगे बढ़ते हैं साथियों, फिर यहाँ पे आपका 49 पैरेलल लाइन या 49वीं समानांतर रेखा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और साथियों यह यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा बनाती है। और ये है क्या, तो ये आपकी साथियों अक्षांश रेखा है जिसके बारे में हमने अध्ययन किया है। जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, तो वैसे जब हम 23.5 से ऊपर जाएंगे तो जब 49 डिग्री अक्षांश मिलेगा तो 49th पैरेलल लाइन, तो जो 49वीं समानांतर रेखा है वह यूएसए और कनाडा के मध्य जो है भौगोलिक सीमा बनाती है या सीमा बनाती है। तो इस वजह से इसका नाम 49 पैरेलल लाइन या 49वीं समानांतर रेखा रखा गया है। और साथियों इसके अलावा आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, अलास्का जो है यूएसए का भाग है और यूएसए ने साथियों इसको रूस से 1867 में खरीदा था। तो आपको ध्यान रखना है कि 1867 में रूस से जो है यूएसए ने जो है अलास्का का जो राज्य है वह खरीदा था। आज के डेट में अलास्का जो है यूएसए का भाग है। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पे आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप की पर्वत श्रेणियाँ, हमने आपको जो पहला इंट्रो क्लास दिया था उसमें आपको समझाया था कि आपको जो है महाद्वीप, सातों महाद्वीप के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी जाएगी। बीपीएससी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आपको जो है उससे संबंधित सारे यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं वो पूरा बहुत आसानी के साथ में जो है बताए जाएंगे। तो साथियों हम जो है यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पर्वत श्रेणियाँ। तो साथियों यहाँ पे जो है आपकी पहली जो है अलास्का पर्वत श्रेणी है, दूसरी आपकी रॉकी पर्वत श्रेणी है और तीसरी साथी आपकी अपलेशियन पर्वत श्रेणी है। तो मैं आपके जो है पहले इसको डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ, मानचित्र में दिखा दे रहा हूँ। तो साथियों आपका जो यहाँ पे है ये अलास्का पर्वत श्रेणी है और साथियों अलास्का पर्वत श्रेणी है और अलास्का पर्वत श्रेणी में साथियों माउंट मैकिन्ले है। तो माउंट मैकिन्ले और माउंट मैकिन्ले जो है साथियों, जो मैकिन्ले चोटी है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, आगे मैंने इसको लिख भी रखा है तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो मैकिन्ले चोटी जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। आपको ये ध्यान रखना पॉइंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मैकिन्ले चोटी। और कहाँ पे स्थित है, तो ये अलास्का पर्वत श्रेणी में स्थित है। साथियों आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो है रॉकी है और साथियों आपका जो रॉकी पर्वत है ये आपका जो है रॉकी पर्वत है और रॉकी पर्वत के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर साथियों आपका जो है ये इधर जो एग्ज़ाम में भी पूछा गया था अपलेशियन पर्वत। तो आपका यहाँ पे अपलेशियन पर्वत है और इसी के साथ में ब्लू रिज पर्वत भी है जो कि अपलेशियन का ही भाग है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आपका साथियों जो अलास्का पर्वत श्रेणी में है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि मैकिन्ले चोटी, माउंट मैकिन्ले, जिसका जो ऊंचाई है 6194 मीटर है, वो जो है कहाँ स्थित है, तो अलास्का पर्वत श्रेणी में स्थित है और ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको ध्यान रखना परीक्षा दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं रॉकी पर्वत श्रेणी। तो रॉकी पर्वत श्रेणी के बारे में साथियों आपको ध्यान रखना कि यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो हमने देखा है कि रॉकी कहाँ पे स्थित है, तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके पश्चिमी भाग में। और साथियों आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, नवीन वलित पर्वत, जिसको इंग्लिश में यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, का उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना रॉकी जो है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। और इसके अलावा साथियों आपको ध्यान रखना जो सबसे ऊंची चोटी है रॉकी पर्वत श्रेणी की वो क्या है, तो एल्बर्ट है। तो माउंट एल्बर्ट आपको ध्यान रखना है 4399 मीटर। ठीक है साथियों, फिर इसके अलावा आपको ध्यान रखना यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कुछ जो है महत्वपूर्ण चोटियाँ स्थित हैं, इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, जिनके नाम है रेनिए, माउंट रेनियर, माउंट हुड और इसके अलावा माउंट शास्ता या माउंट शास्ता। तो आपको जो है तीनों नाम ध्यान रखने कहाँ पे हैं, तो ये यूएसए में है। बाकी साथियों आपका जो रॉकी पर्वत श्रेणी है या आपका जो है अलास्का के बाद, अलास्का पर्वत श्रेणी के बाद स्टार्ट होता है और इसका जो विस्तार हुआ कनाडा में और यूएसए में है और थोड़ा बहुत जो है ये मेक्सिको में भी है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो कनाडा यूएसए में यह मुख्यतः स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, फिर है अपलेशियन पर्वत श्रेणी। तो आपको साथियों ध्यान रखना परीक्षा में कक्षा 6 से 8
का जो मैथ साइंस का पेपर था या जो एसएसटी का पेपर हुआ था, वहाँ पे आपके 40 नंबर का जो जीएस का क्वेश्चन सेट था वहाँ पे पूछा गया था। तो साथियों आपको ध्यान रखना, एप्लेशियन पर्वत जो है ये प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। और साथियों जो प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण भारत में भी है, तो भारत में जो प्राचीन वलित पर्वत है उसको हम अरावली श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो अरावली पर्वत श्रेणी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो भारत में जो प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है वो है अरावली पर्वत श्रेणी। बाकी अपलेशियन पर्वत जो है ये अमेरिका का जो है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्राचीन वलित पर्वत है। और साथियों इसको आपको ध्यान रखना कि अमेरिका के यूएसए के पूर्वी भाग में स्थित है। इसके अलावा सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट मिशेल, ठीक है साथियों, तो माउंट मिशेल जिसकी 2037 मीटर है। और साथियों जो प्राचीन वलित पर्वत है इसका एक खास बात होता है, तो जो प्राचीन वलित पर्वत है इसका खास बात यह होता है साथियों कि यह जो है बहुत ज़्यादा इरोड हो जाते हैं, अपर्दन हो जाता है इनका, और इनकी जो ऊंचाई है बहुत कम हो जाती है। समय के साथ में जो इनकी ऊंचाई है वह घटती जाती है, ऊंचाई कम होती जाती है। ऐसे आप अरावली का देखेंगे तो जो उसका हाईएस्ट पीक है उसका जो वो लगभग 1500 मीटर के आसपास है, 1000 से 1500 मीटर के आसपास उसकी ऊंचाई है। तो ये समय के साथ में जो ऊंचाई इनकी कम होती जाती है। इसके अलावा साथियों जो ब्लू रिज पर्वत है वो अपलेशियन उच्च भूमि श्रेणी का ही भाग है। साथियों अब इसके बाद हम लोग आते हैं उत्तरी अमेरिका के पठार। तो साथियों उत्तरी अमेरिका के पठार में आपका कैनेडियन शील्ड है, इसके अलावा कोलंबिया का पठार है, फिर है कोलोराडो का पठार, मैक्सिको का पठार। तो हम लोग इसको मैप में पहले देख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों आपका जो यहाँ पे कैनेडियन शील्ड है, तो ये आपका है कैनेडियन शील्ड। और साथियों बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से कैनेडियन शील्ड। और इसके अलावा साथियों इसको साथियों लॉरेंसियन पठार भी बोलते हैं। तो लॉरेंसियन पठार पूछे या कैनेडियन शील्ड पूछे, दोनों एक ही बात है। तो लॉरेंसियन पठार जो है ये आपका कैनेडियन शील्ड का ही हिस्सा है। इसके बाद साथियों अगर हम लोग देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो है कोलंबिया का पठार दिया हुआ, तो कोलंबिया का पठार दिया हुआ है, यहाँ भी कोलंबिया का पठार का विस्तार है। और इसके अलावा साथियों यहाँ पे आपका कोलोराडो का पठार है, ठीक है साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ओजार्क का भी पठार है और एडवर्ड्स का पठार है, जो कि परीक्षा दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी मैक्सिको का पठार आपका मैक्सिको में स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, इसमें पठार में हम लोग देखते हैं। तो आपका जो सबसे पहला पठार है वह है कैनेडियन शील्ड, तो इसको लॉरेंसियन पठार भी बोलते हैं। और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का प्राचीन भूगर्भिक केंद्र है। आपका ध्यान रखना कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का प्राचीन भूगर्भिक केंद्र कौन सा है, तो कैनेडियन शील्ड है। और यह भूगर्भिक ढाल जो उजागर प्री कैम्ब्रियन आग्नेय और उच्च श्रेणी की मेटामॉर्फिक चट्टानों का एक बड़ा क्षेत्र है। तो आपको ध्यान रखना साथियों कि जो कैनेडियन शील्ड है प्री कैम्ब्रियन इरा का है। और आपको यह भी जानकारी रखनी कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये भी प्री कैम्ब्रियन इरा का ही है, ठीक है साथियों। तो प्री कैम्ब्रियन इरा का है, प्री कैम्ब्रियन के समय का है, जो कि बहुत प्राचीन माना जाता है। तो इसलिए इनको प्राचीन काफ़ी जो है प्राचीन भूगर्भिक केंद्र माना जाता है। और आज के डेट में ये जो है ये आग्नेय चट्टानें इसकी जो है ये उजागर हो चुकी हैं, एक्सपोज हो चुकी हैं। और ये उच्च श्रेणी की मेटामॉर्फिक चट्टानों का एक बड़ा क्षेत्र है और यह मुख्यतः आपका कनाडा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, फिर आपका कोलंबिया पठार। तो आपको कोलंबिया पठार के बारे में ध्यान रखना है कि इसका जो स्थान है कोलंबिया पठार कहाँ पे स्थित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। मैंने आपको मानचित्र में दिखा दिया है, आप वहाँ पे दोबारा देख लीजिएगा। बाकी साथियों फिर आपका कोलोराडो का पठार। तो कोलोराडो का पठार साथियों आपका यूएसए में स्थित है, मेनली मुख्यतः यूएसए में स्थित है और कुछ भाग आपका मैक्सिको में भी आता है। इसके अलावा साथियों आगे बढ़ते हैं, फिर आपका मैक्सिको का पठार। तो मैक्सिको का पठार साथियों आपका मैक्सिको में स्थित है। इसके अलावा ओजार्क और एडवर्ड्स का पठार जो आपका ये यूएसए में है। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, फिर आपका है प्रमुख मरुस्थल। तो साथियों प्रमुख मरुस्थल आपके दो हैं जो आपको परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण और आपको ध्यान रखने हैं। तो आपका जो ये है यहाँ पे आप देख रहे हैं मोजावे मरुस्थल। तो आप देख पा रहे हैं साथियों कि जो मोजावे मरुस्थल है वो यूएसए और मैक्सिको के बीच में स्थित है। इसके अलावा साथियों आपका जो सोनरान मरुस्थल है, सोनरान मरुस्थल वो मुख्यतः कहाँ पे स्थित है, तो ये मैक्सिको में स्थित है और कुछ भाग आपका ये यूएसए में भी दिख रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं वापस। तो साथियों आपका जो प्रमुख मरुस्थल है, तो मरुस्थल के बारे में हमको ध्यान रखना है। जो मोजावे मरुस्थल है, तो आपको मोजावे मरुस्थल के बारे में ध्यान रखना है, या संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो मोजावे मरुस्थल वो आपका पूरी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वह 81,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है। डेथ वैली जिसको मृत घाटी बोलते हैं, वह जो है आपका यूएसए के जो है मोजावे मरुस्थल का ही भाग है। तो आपको ध्यान रखना कि मोजावे मरुस्थल का विस्तार जो डेथ वैली तक है
और इसके अलावा साथियों जो सोनरान मरुस्थल है, तो आपको ध्यान रखना मोजावे जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है केवल, और जो सोनरान मरुस्थल आपको ध्यान रखना है कि जो सोनरान मरुस्थल आपका यूएसए और मेक्सिको दोनों में है, तो आपको यह ध्यान रखना है। फिर साथियों बृहत मैदान, तो जैसे हमारे भारत में जो है ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत के मैदान विशाल मैदान बोलते हैं, वैसे ही साथियों ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी है। तो उत्तरी अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स जिसको बृहत मैदान हिंदी में बोला जाएगा, और साथियों कनाडा और यूएसए में स्थित है। फिर साथियों आगे बढ़ते हैं, प्रेरीज पे आते हैं। तो प्रेरीज साथियों प्रेरीज जो है आपका क्या होता है, तो समशीतोष्ण घास का मैदान होता है, जिसको इंग्लिश में टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हैं, जो आपके साथियों 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा से आपके जो ऊपर होते हैं, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश से जो ऊपर होते हैं, उसके बाद जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको समशीतोष्ण घास का मैदान कहा जाता है। और साथियों आपका ये जो है कनाडा और यूएसए दोनों में आता है। और इसके अलावा साथियों इसको जो है रूस में आपको ध्यान रखना है, रूस के क्षेत्रों में इसको किस नाम से जाना जाता है, स्टेपी के नाम से, स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। जो समशीतोष्ण घास के मैदान जो रूस में पाए जाते हैं उनको स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में हमको एक बार देख लेना है। तो आपको ध्यान रखना है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा जो है ये दोनों जो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। और साथियों येलोस्टोन नेशनल पार्क है, आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे जो है मैग्मा लावा निकलता रहता है, कई सारे हॉट स्पॉट्स हैं यहाँ पे, तो मैग्मा लावा जो है बाहर आता है, इसलिए कई सारे दर्शक यहाँ पे विजिट करने भी जाते हैं, कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, आप लोग यूट्यूब पे इसका वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, फिर आपका है ग्रैंड कैनियन। तो ग्रैंड कैनियन आपको ध्यान रखना साथियों, जो ग्रैंड कैनियन होती है वो बहुत तंग घाट, जो कैनियन किसको बोलते हैं, तो कैनियन जो होती है बहुत तंग घाटी होती है, और जो ग्रैंड कैनियन है कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित किया गया है, और ये विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। तो विश्व का सबसे बड़ी जो है तंग घाटी कौन सी है, तो आपका ये ग्रैंड कैनियन, और ये साथियों किस पे बनी है, तो कोलोराडो नदी के द्वारा बनाई गई है। तो आपका फैक्ट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथियों मृत घाटी जो डेथ वैली है आपका, ये आपका यूएसए का सबसे निचला बिंदु है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूएसए का सबसे जो निचला पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है, निचला बिंदु है, और ये -86 मीटर है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि यूएसए का सबसे निचला बिंदु आपका मृत घाटी हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, तो ग्रेट बेसिन है। तो आपको ग्रेट बेसिन ध्यान रखना कि यूएसए में स्थित है, और जो यहाँ पे कह सकते हैं कि जल संभर होता है, जो पानी का स्रोत होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और उसका जो समुद्र तक कोई निकास नहीं हो पाता है, तो उसको बेसिन के रूप में जाना जाता है, और ये इतना विशाल है तो इसलिए उसको ग्रेट बेसिन बोला जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है साथियों, और इसका जो समुद्र तक कोई निकास नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें आपके पास है। तो आपको साथियों जो है यहाँ पे कनाडा के बारे में ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेब झील, इसके अलावा अथाबास्का झील, रेनडियर झील और विनिपेग झील, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो आपको ग्रेट बियर झील ध्यान रखना है, ग्रेट स्लेब, अथाबास्का, रेनडियर, विनिपेग, ये सब कहाँ पड़ते हैं, तो कनाडा में पड़ते हैं। इसके अलावा साथियों अगर यूएसए की हम बात करेंगे, तो यूएसए में आपके कौन कौन सी झीलें आती हैं, तो यूएसए में आपके मिशिगन झील है साथियों, और फिर उसके बाद मीड झील है, उसके अलावा ग्रेट साल्ट झील है, ये सब आपका यूएसए में है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको आगे बढ़ते हैं, फिर है उत्तरी अमेरिका की महान झीलें, ठीक है साथियों, तो ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो आपका उत्तरी अमेरिका की जो विशाल या महान झीलें हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और इससे रिलेटेड साथियों जो है पीआरटी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा गया था, जिसका विश्लेषण मैंने करा दिया था आपको भूगोल सीरीज में, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट चल रहा है। और इसके अलावा साथियों इसमें आपको ध्यान रखना कि 5 झीलें हैं, ये 5 झीलों का समूह है, जो ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका है या उत्तरी अमेरिका की विशाल झीलें हैं, ये 5 झीलों का समूह है। उनके नाम क्या क्या है क्रमशः, तो सुपीरियर है, सुपीरियर के बाद मिशिगन है, मिशिगन के बाद ह्यूरॉन है, फिर एरी है, फिर ऑन्टेरियो है। तो आपको ध्यान रखना है कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ऑन्टेरियो, इसको शॉर्ट में अगर इंग्लिश में बोले तो SMHEO,
ठीक है साथियों। फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना जो मिशिगन है ये केवल यूएसए में है, इसकी जो स्थिति है वो यूएसए में पूरी तरीके से। बाकी इसके अलावा सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो ये यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा बनाते हैं, यानी यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना सुपीरियर के बारे में, तो सुपीरियर जो साथियों यूएसए और कनाडा के मध्य 563 किलोमीटर जो है ये आपका सीमा बनाता है, लंबा सीमा बनाता है। और ये मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। और साथियों ओंटारियो जो आपका सबसे छोटा झील है, ग्रेट लेक समूह का सबसे छोटा झील है, और जो सुपीरियर झील है वो ग्रेट लेक समूह का सबसे बड़ा झील है, और साथ में ये विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। तो आपको यह फैक्ट ध्यान रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर और बाकी इसमें आपका जो मिशिगन है ये आपका केवल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, बाकी इसके अलावा जो अन्य 4 झीलें हैं सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो ये आपके जो है यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आपको यहाँ पे जो है ध्यान रखना है, आपके परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि सुपीरियर झील के किनारे कौन सा शहर है, तो आपका डुलूथ शहर है। और मिशिगन शहर के किनारे फेमस आपका शिकागो शहर है। इसके अलावा एरी झील के जो है किनारे कौन सा शहर स्थित है, डेट्रॉयट स्थित है। और आपका ओंटारियो जो झील है उसके किनारे कौन सा स्थित है, हैमिल्टन या टोरंटो। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। फिर उत्तर अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियाँ, तो आपको ध्यान रखना है कि ये मिसिसिपी, मिसौरी नदी तंत्र जो आपका है या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र है पूरी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती हैं। और साथ ही 2 नदियों का संगम है मिसिसिपी और मिसौरी। और इसमें जो मिसिसिपी नदी है या इसका जो उद्गम स्थल है आपको ध्यान रखना इटास्का झील, ये पूछ सकता है। और इसके अलावा साथ ही जो मिसौरी नदी है ये सहायक नदी है मिसिसिपी नदी की। और मिसौरी नदी के बारे में एक फैक्ट और ध्यान रखना कि यूएसए की सबसे लंबी नदी है, तो यूएसए की सबसे लंबी नदी पूछे तो आपका मिसौरी नदी हो जाएगा। फिर साथियों आगे बढ़ते हैं। फिर है मिसिसिपी डेल्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है। तो यह पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा बनाता है, बर्ड फुट डेल्टा बनाता है। ठीक है साथियों, जैसे पक्षी का जो होता है तो ऐसे आपका मान लीजिए कि पक्षी का जो पंजा होता है तो पक्षी के पैर के आकार का ये डेल्टा बनाता है, और ये इसको इंग्लिश में बर्ड्स फुट डेल्टा बोलते हैं। और ये साथियों मिसिसिपी नदी जो है क्या नाम है, ये कहाँ गिरती है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। और गिरने से पहले जो ये बर्ड फुट डेल्टा या मिसिसिपी डेल्टा का निर्माण करती है। फिर है साथियों रियो ग्रांडे, तो रियो ग्रांडे रिवर के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये यूएसए और मैक्सिको के बीच भौगोलिक सीमा बनाती है। तो प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में आपसे, कई बार पूछा भी गया है कि यूएसए और मैक्सिको के मध्य भौगोलिक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो उसका नाम है रियो ग्रांडे या रियो ग्रांडे। और यह साथियों मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपका है कोलंबिया नदी, तो साथियों कोलंबिया नदी है तो यूएसए की सबसे बड़ी नदी है। और साथियों आपको जो है ये ध्यान रखना, तो कोलंबिया की यूएसए की सबसे बड़ी नदी हो गई कोलंबिया। और यूएसए की जो सबसे लंबी नदी है, तो जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी मिसौरी है, तो मिसौरी आपका जो है सबसे लंबी नदी हो जाएगा। और सबसे बड़ी नदी हो जाएगी कोलंबिया, मिसौरी जो है सबसे लंबी हो जाएगी। और कोलोराडो नदी के बारे में देखते हैं, तो यह जो है कोलोराडो नदी के द्वारा जो आपका ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया गया है, और यह विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। इसके अलावा साथियों आपको जो आखिरी पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है वह है कि नियाग्रा जलप्रपात, तो नियाग्रा जलप्रपात आपसे पूछा जा सकता है, तो सेंट लॉरेंस नदी पे स्थित है, और यह एरी झील और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। तो साथियों आज का जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये खत्म होता है, और यहाँ से परीक्षा दृष्टि से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया है, और जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में इस वीडियो में बता दिया। साथियों इसको यह वीडियो आप कई बार देख लीजिएगा, और आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप कंटेंट को देख के यहाँ समझ सकते हैं कि चैनल आपके लिए कितना मेहनत कर रहा है। तो आप लोग भी जो है चैनल को सपोर्ट, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और साथियों आपको ध्यान रखना कि आपकी जो परीक्षा है वो 7 से 15 जून के बीच में प्रस्तावित है, और यह साथियों एक हिसाब से ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आया है, और ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों हम लोग फिर अगली कक्षा में मिलेंगे, और वहाँ पे आपको जो है आपका पाठ 2 कराया जाएगा, इसका जो भूगोल का जो अगला महाद्वीप हम लोग देखेंगे, तो साथियों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो आपको साथियों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में कई सारे प्रश्न, जैसे अमेजन नदी के बारे में पूछा था, तो वगैरह वगैरह, तो उसके अलावा जितने भी प्रश्न बन सकते हैं साथियों, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सब आपको कराए जाएंगे, और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये वीडियोज़
3-4 बार देख लेना है, तो इससे आपको बहुत अच्छे से जो है फैक्ट्स याद भी हो जाएंगे, समझ में भी आ जाएंगे। बाकी आपको PDF जो है कुछ समय बाद इन सब वीडियोस का शेयर कर दिया जाएगा आपको जो है व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और BPSC ट्री की परीक्षा की तैयारी जो है BPSC ट्री एजुकेटर विद संदीप चैनल से करते रहिए। जय हिंद साथियों।